आज जो है आप लोगों के सामने लाइव आने की दो अहम वजूहत है। एक तो कल जो है शामीरपेट मंडल यानी शामीरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत जो है एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, 400 साल पुरानी ख़दीम मस्जिद को। और दूसरा जो है कि कल एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जो लैंको हिल्स की जो ज़मीन है दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, उसका केस जो है हमारे वक्फ बोर्ड में हम हार गए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जो है सबसे पहले जो कल मस्जिद को शहीद कर दिया गया था उसके बारे में बात करूँगा। बड़ा ही बदबख्ताना वाक़या हुआ कल हैदराबाद शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जो है शामीरपेट मंडल पे वहाँ पर जो है मस्जिद को एक शहीद कर दिया गया। 400 साल ख़दीम कुतुब शाही हमारी मस्जिद थी, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो ये जो है याकुतपुर बोलकर एक गांव है, याकुतपुर विलेज, जो शामीरपेट मंडल और मेडचल डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुलिस स्टेशन जो शामीरपेट पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन से एक 10 किलोमीटर अंदर गांव में मस्जिद है। तो कल मुझे दिन में जो है एक टेलीफ़ोन आया कि ऐसा मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, और तहक़ीक़ात किए जब तक तकरीबन 3 बजे पक्की ख़बर मिली तो मैं वहाँ पर सबसे पहले मौके वारदात पर वहाँ पर पहुँचा। जब पहुँचा तो ये देखा कि वहाँ पर क़रीब के गांव के कुछ मुस्लिम्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, एक 15-20 आदमी मौजूद थे। और क्योंकि मेन रोड से बहुत अंदर है वो, तकरीबन 12 किलोमीटर अंदर है वो, वहाँ पर जाने के बाद में मैं पूरी तहक़ीक़ात किया तो ये पता चला कि ये जो है गज़ेट नोटिफाइड ज़मीन है। ये तकरीबन 9 एकड़ 20 गुंठे वक्फ रजिस्टर्ड नोटिफाइड लैंड है। ये गज़ेट नंबर 7-A डेटेड 16 फरवरी 1989, सीरियल नंबर 4483 2011-2012। तो ये दर्जा औक़ाफ़ ज़मीन है, 9 एकड़ 20 गुंठे। तो इस ज़मीन को जो है सत्यनारायण रेड्डी यानी जो सुधा टाकिस, जो शाली बंडे पे सुधा टाकिस है, वो सुधा टाकिस के मालिक ने पहले ये ज़मीन को ख़रीदा। और उसके बाद में जो है अब मौजूदा जो विनोदा रेड्डी है, श्रीमती विनोदा रेड्डी इसकी मालिक है। वहाँ पर एक वेंचर किया जा रहा है कि मकानों को बनाने की, कुछ प्लाटिंग का, बिज़नेस का वहाँ पर ये तय किया गया है। उस सिलसिले में तो वहाँ पर जो ख़दीम 400 साल कुतुब शाही मस्जिद है, ये ज़मीन के वहाँ पर अतराफ़ के गांव के लोग और कुछ जिनके लोग वहाँ पर दफन हैं, ये लोगों को मालूम हुआ कि मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लोग जो है वहाँ पर जाकर ये विनोदा रेड्डी से बातचीत किए। बाज़ाब्ता मेरे पास उसका वीडियो है, और विनोदा रेड्डी ये बात खुलेआम बोल रही है कि कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाने दीजिए, मैं जो है इस मस्जिद को शहीद करके रहूँगी। और वो शहीद कर दिए। यानी कल परसों रात में ये वाक़या पेश आया, और एक दिन पहले तक भी वहाँ पर नमाज हुई। कई लोगों को ये बात नहीं मालूम कि लोग बोल रहे हैं कि गैराबाद मस्जिद है, हम लगा नमाज़ा नहीं पढ़ते मस्जिदों में जाके, इस वास्ते मस्जिदाँ शहीद हो जा रही। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम का एक टेलीफोनिक में ये देखा कि कोई बोल रही R&B वाले तोड़े मस्जिद को। ऐसा कोई R&B वाले नहीं तोड़े, ना कोई ये मस्जिद, ये मस्जिद को शख्सी तौर पर, और ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू भी नहीं है कि हाँ भाई कि कोई हिंदुआ मनसूबाबंद साजिश से इसको तोड़े। ये जो है एक विनोदा रेड्डी जो अपनी ज़मीन को प्लाटिंग कर रही है, डेवलप कर रही है, उसको ये एहसास हुआ कि अगर यहाँ पर मस्जिद रहेंगी तो मेरी ज़मीन का रेट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हो सकता है कि वो भी फ़िरका परस्त होंगी। लेकिन मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ के गांव के जो गैर मुस्लिम हैं, जो ख़दीम जो वहाँ पर पैदा हुए, किसी का नाम शंकर आया था और किसी का नाम कुछ था, ये लोग आए, आकर ये बोले कि जब ये आवाज़ें सुने रात में 3 बजे रात को, तो ये लोग जो है वहाँ पर जाके रोकने की कोशिश करे। गांव के कुछ हिंदू अफराद वो बुलडोज़र चलाते वक्त रोकने की कोशिश करे, लेकिन
विनोदा रेड्डी और उनके जो भी अफराद वहाँ पर बैठ के मस्जिद को तोड़ रहे थे, नहीं सुने उनकी। इस गांव के गैर मुस्लिम खुद वहाँ के जो अफराद ख़ानदान जिनके खबरों को तोड़ा गया था, तो उनको इत्तला की है। तो सबसे पहले मैं ये बतला दूँ कि इसमें जो है कि कोई फ़िरक़ा परस्ती का मसला नहीं है। ये एक शरान तौर पर शरारत की गई सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो गांव के कुछ मुसलमान जाकर वहाँ पर शामीरपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए। दिन में 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ, रात के 10 बजे तक भी किसी को ना एफआईआर लॉन्च किया गया, ना कंप्लेंट दर्ज किया गया। शामीरपेट के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जब जाकर वहाँ पर ये पूरा वाक़या साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा को मैं कॉल किया, तो स्टीफन रविंद्रा को ख़ुद ये मसला नहीं मालूम था। वो बोले कि मुझे आप पूरा डिटेल व्हाट्सअप करिए। फिर मैं मस्जिद के फ़ोटोज़ पुराने और मलबे के वीडियोस वगैरह, मैं और हमारे अबू एमएल रिपोर्टर, हम लोग पूरा उनको डाटा भेजे। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेरे से रब्त में आए और ये बोले कि नहीं, ये बहुत ज़माना पहले ये लोग भेज दिए थे। मैं बोला किसी को इख्तियार नहीं है, चाहे वो मुस्लिम रहो या हिंदू रहो, वक्फ प्रॉपर्टी को बेचने का, अल्लाह के घर को बेचने का। वक्फ इज़ वंस से वक्फ, ऑलवेज से वक्फ। तो ये उसके बाद में जो है फिर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को इत्तला किए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर हुसैन वहाँ पर आए। आने के बाद में कंप्लेन दर्ज किए, जिसके ऊपर क्राइम नंबर 41 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 447, 427, 295 IPC 52A एक केस रजिस्टर हुआ। वहाँ पर रजिस्टर होने के बाद में जो है अभी तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये श्रीमती विनोदा रेड्डी को या उसके कोई साथियों को अभी तक भी शामीरपेट पुलिस के या ACP पेट बशीराबाद की तरफ से ना गिरफ्तारी की गई और ना उनके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन लिया गया, सिर्फ केस रजिस्टर है। और यहाँ पर एक सबसे अहम बात यह है कि काबिल मुबारकबाद है, जो शामीरपेट अतराफ़ के गाँव के जितने मुस्लिम लड़के थे, कल मैं जब गया वहाँ पर देखा अलवाल के कुछ लोग थे, मुझे नाम याद नहीं है, और बाजू के एक और एक गाँव है वहाँ पर, वहाँ के लोग थे। तकरीबन वहाँ के लोग आए, आकर वहाँ पर जमा होके बड़ी हिम्मत के साथ काम किए। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम नौजवानों को, ख़ास तौर पर अलवाल, बोलाराम, शामीरपेट, और ये लोग वहाँ पर मौजूद हुए। रात भर थे वहाँ पर वो लोग। आज दिन में भी तकरीबन मैं शाम में 4-5 बजे तक भी बात कर रहा, तो ये कहे कि हम अभी तक घर को नहीं गए जब तक यहाँ पर दोबारा मस्जिद बनेगी और जब तक यहाँ पर नमाज चालू नहीं होंगी। अब यहाँ पर जो है, क्योंकि ये दर्जे औक़ाफ़ है, वक्फ पे रिकॉर्ड में है 9 एकड़ 20 गुंठे, तो अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था, वक्फ का अमला क्या कर रहा था? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है, जो भी चेयरमैन बनता वक्फ बोर्ड का या जो भी कमेटी के मेंबर्स बनते, ये पूरे सियासी बेरोज़गारों का अड्डा हो गया। तो जब रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है 9 एकड़ 20 गुंठे, ये 2011 में ऑलरेडी बिक गई, उसका सेकंड ओनर आ गया। तो 2011 से लेके अभी तक क्या वक्फ बोर्ड सो रहा था क्या, बताइए आप? वक्फ बोर्ड के दफ्तर को, रिकॉर्ड रूम को लॉक पड़ा हुआ है, कोई उसका लॉक नहीं खोल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा तो बोलेंगे कि भाई आप तनकीद कर रही कि मुस्लिम क़यादत, हमारे मुस्लिम MLAs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो आप TRS के बोलिए, कांग्रेस के बोलिए, TDP के बोलिए, आप किसी भी पार्टी के बोलिए, इन लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि ये वाक़या इसके ऊपर तहक़ीक़ात करवाने का। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालबा है। मैं कल बहुत कोशिश किया महमूद अली साहब को कांटेक्ट में आने की, बारहा कई मरतबा उस गांव के लोग उनको टेलीफ़ोन करते रहे, उनका हलक नहीं सूखता चीफ़ मिनिस्टर की तारीफ़ करते हुए, सेकुलर चीफ़ मिनिस्टर बोलते हुए। लेकिन महमूद अली साहब ना तो गांव के किसी अफराद ख़ानदान, वहाँ पर जितने लोग मस्जिद की उनको शिकायत करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाए। मैं कई मरतबा उनको कोशिश किया, उनके PA को, उनके PS को, उनके OSD को, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो यहाँ पर अब ये वाक़या पेश होकर तकरीबन 48 आवर्स हो गए।
ना तो चीफ मिनिस्टर साहब का कोई बयान आया, ना तो केटी रामाराव साहब का बयान आया, कोई ट्वीट नहीं आया। छोटे मोटे मसलों पर केटीआर साहब ट्वीट करते, अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया, मुसलमान आपको वोट देते हैं टीआरएस को, आप अपने आप को होने वाले चीफ मिनिस्टर आप बोल रही, तो आप अभी तक क्यों खामोश है? आप ट्वीट क्यों नहीं खेल रही? आप क्यों उस मस्जिद का दोबारा बनाने का मुतालबा क्यों नहीं कर रही? आप पुलिस को डायरेक्शन क्यों नहीं दे रही? क्या केटीआर साहब के मुंह को सांप सूंघ गया क्या, बताइए? यहाँ पर महमूद अली साहब का क्या रोल है? 48 आवर्स हो गया, अभी तक कोई बयान नहीं है उनका। स्पॉट का मायना करना था, आप होम मिनिस्टर है, आप जाना था वहाँ पर, मौके वारदात पर जाकर मस्जिद को देखना था। क्या होम मिनिस्टर साहब के हाथों को पैरों को मेहंदी लगी हुई है जो आप अपने चेंबर से निकल के वहाँ पर मौके वारदात पर नहीं गए? जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है कुप्पला ईश्वर राव, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हुकूमत और जितने भी लोग हैं ये सब क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्यों हम अब वो जो उलमा मशाइखीन जो टीआरएस की तायद किए थे इलेक्शन में, वो सियासी कायदीन, वो लोग कहाँ पर है बताइए? वो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? सदर पे हमला हुआ तो आप एहतजाजी जलसे कर रहे हैं निकल के। आज भी कुछ उलमा मशाइखीन निकल के जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस में आके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उत्तर प्रदेश में तायद और इलेक्शन में वहाँ के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तेलंगाना का मसला है, ये एक मस्जिद शहीद नहीं हुई। टीआरएस जब से इक़्तिदार पर आई है ये 5वीं मस्जिद है शहीद हो गई। साबिक़ा जो कांग्रेस के दौर में मस्जिदें शहीद हुई उसका तो बनना दूर की बात है, ये मस्जिद अभी तक आपके एक खाना मस्जिद जो है उसको शहीद कर दिया गया अंबरपेट की, आज तक उसको वो नहीं बनी। उसके बाद में जो है कुत्तागुड़म की फॉरेस्ट में एक मस्जिद को शहीद कर दी है, वो आज तक नहीं बनी। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद है, उसकी बात करें बनाने की, वो आज तक नहीं बनी वो मस्जिद। तो पता नहीं कि इस मस्जिद के साथ भी क्या होगा। हमारे चेयरमैन साहब बयान दे दिए कि मैं जो है जब तक मस्जिद दोबारा नहीं बनेंगी हम कार्रवाई करेंगे बोले। ऐसा ही बयान महमूद अली साहब का, ऐसा ही बयान जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब का आया था वक्फ आपके अंबरपेट की मस्जिद शहीद होने के बाद में। अभी इनके बयानात पर हम कितना भरोसा करना बताइए आप। तो मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि विनोदा रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनको जो है पीडी एक्ट डालकर गिरफ़्तार करना चाहिए। हुकूमत के तौर पर वक्फ बोर्ड का अमला ठहर कर वहाँ पर इमीडिएट आर्जी मस्जिद बनाना चाहिए, बना के उसमें वहाँ पर नमाज चालू करना चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि वो एक दयानतदार ऑफिसर है, स्टीफन रविंद्रा बहुत सख्त ऑफिसर है, कड़क ऑफिसर है, मुझे उनसे उम्मीद है, आपसे बहुत उम्मीद है मुझे, आप जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ़्तार करना चाहिए। तो ये पहला मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा जो है कि कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, एक बहुत ही मुसलमाना ने तेलंगाना के लिए एक बहुत ही संगीन मसला पेश आया कि जो हमारी 1600 एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम केस हार गए। यानी हमारी मजबूत क़यादत है, एमएलए है, एमपीस है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, हुकूमत हमारी दोस्त है बोलते ना, महमूद अली साहब बार बार बोलते, सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। तो मैं इस ज़मीन का थोड़ा बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ कि कई लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। तेलुगु देशम के दौर में जब चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे, उमर जलील साहब जब वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर थे या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, और असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर थे बहैसियत एमएलए, 94 की बात बोल रहा हूँ मैं, जब चीफ में हमारे चंद्रबाबू नायडू के दौर में 1600 एकड़ वक्फ लैंड जो है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हवाले कर दी गई, गवर्नमेंट लैंड। फिर आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है तकरीबन 50 एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, सबको किसी को 100 एकड़, किसी को 200 एकड़, किसी को 300 एकड़, आईएसबी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, एमआर कंस्ट्रक्शन, माइक्रोसॉफ्ट, लैंको को 108 एकड़, बिल्कुल दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से लगी हुई ज़मीन। ये 1600 एकड़ ज़मीन जो है 50 से ज़ायद कंपनीज़ को दे दिए।
उस वक़्त जब गड़बड़ हुई बहुत, तो जिस वक़्त ये गड़बड़ हुई तो वक्फ ट्रिब्यूनल में हमारा केस गया। वक्फ ट्रिब्यूनल ये कहा कि ये ज़मीन जो है वक्फ प्रॉपर्टी है और इस ज़मीन को वापस दे देना चाहिए, अभी कंपनीज बने नहीं थे वहाँ पर। उसके बाद में जो है उस वक़्त पे कांग्रेस अपोजिशन में थी, तो कांग्रेस की तरफ से हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब स्टेटमेंट देते थे कि तेलुगु देशम के दौर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा दिया गया है, हमारी पार्टी अगर कांग्रेस पावर में आएंगी तो हम जो है इमीडिएटली इसको हम वापस दिलाएंगे वक्फ प्रॉपर्टी को। मुसलमान भरोसा करे, कांग्रेस को वोट दिए, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने, फरीदुद्दीन साहब मिनिस्टर बने मरहूम बेचारे, फिर उसके बाद में मोहम्मद अली शब्बीर साहब पावर मिनिस्टर थे, फरीदुद्दीन साहब माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर थे। तो आप बताइए कि कांग्रेस के ऊपर मुद्दा आया कि क्यों नहीं दिया, फिर वापस ये ज़मीन देना चाहिए। मसला जो है वक्फ ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ में कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में हाई कोर्ट में मसला गया। एक तरफ हुकूमत का इदारा है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुकूमत जो है हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है और हम जो है ये एमएनसीज कंपनीज को दिए हैं। वक्फ बोर्ड ये बोल रहा है कि हमारी है, दोनों हुकूमत के इदारे हैं। अब आप देखिए कि वक्फ बोर्ड के साथ महिंदरमा का सुलूक हो रहा और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में जो है उसके साथ अच्छा सुलूक किया जा रहा है। मसला हाई कोर्ट गया मेरे भाई, जब हाई कोर्ट गया तो मसला हम जीते। कांग्रेस के दौर में हाई कोर्ट में मसला गया, पैरवी चली, केस चला, हम जीते वहाँ पर। तो हाई कोर्ट ये बोला कि क्योंकि ये मसला जो है अब तक जो है पूरी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल बन गया था, आईएसबी का, एमआर कंस्ट्रक्शंस के मकानात बन गए थे बड़े बड़े, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आ गई थी, लैंको हिल्स के वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए थे। तो इसमें ये बात आई कि क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है, हुकूमत जो है वक्फ बोर्ड को या तो इसका पैसा देना या नहीं तो ज़मीन के बदले ज़मीन देना। तो चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, मुसलमानों के हमदर्द, मुसलमानों के दोस्त चीफ मिनिस्टर, महमूद अली के सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद करदा पार्टी टीआरएस के चीफ मिनिस्टर, हमारे उलमा मशाइखीन, जमात इस्लामी की तायद करदा पार्टी, हमारे उलमा मशाइखीन की तायद करदा पार्टी टीआरएस के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई कि ज़मीन जो है गवर्नमेंट लैंड है, वक्फ लैंड नहीं है बोल के, और हम नाच रहे हैं यहाँ पर झंडे लेके, चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, चीफ मिनिस्टर सेकुलर है बोल के। हमारे उलमा मशाइखीन जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान का मुंह नहीं सूख रहा बोलने के लिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं मैं मरते दम तक सीएम के दोस्त हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर के वैसा मैं सेकुलर आदमी नहीं देखा। यही चीफ मिनिस्टर केसीआर, यही टीआरएस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डालती है कि ये जो ज़मीन है ये हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। आज की क्या वैल्यू है मालूम भाइयों आप लोगों को? 50,000 करोड़ की ज़मीन, 1600 एकड़ ज़मीन का हम कल केस हार गए, हमारे हाथों से चले गए। एक साल का जो मुसलमानों का माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है तेलंगाना का वो 1600 करोड़ है। अगर 50,000 करोड़ बोले तो 31 साल 31 ईयर्स का हम बजट हम खो दिए, 31 साल का बजट हम खो दिए। और आज बताइए कि हंगामा होना चाहिए था, मुस्लिम कायदीन रोड पे आ जाना था, प्रगति भवन का घेराव कर लेना था, पूरे एमआईएम के एमएलए जाके सीएम से मिलना था। ये कैसा हुआ फैसला? ये क्या वक्फ बोर्ड कहाँ पर वीक हो गया? वक्फ बोर्ड के वकला कहाँ पर वीक हो गए? ये केस में अकबरुद्दीन ओवैसी खुद पार्टी है, ये केस में महबूब आलम खान साहब पार्टी है, ये केस में टीआरएस खुद पार्टी थी जिस वक्त अपोजिशन पे थे। जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था केसीआर साहब लैंको हिल्स पे जाके पूरे झंडे लगा दिए, बोले हमारी गवर्नमेंट आएंगी तो हम वापस देंगे। आज कोई सवाल नहीं करने वाला है, आज कोई रोड पे नहीं निकल रहा है एहतजाज करने, आज जाके कोई टीआरएस वालों की नहीं पूछ रही, आज कोई उलमा मशाइखीन इसके ऊपर बयान नहीं दे रही।
50,000 करोड़ रुपए की हमारी इतनी कीमती वक्फ अमला, कल हम केस हार गए। आज बेचारे मियाँ मिट्ठू चेयरमैन मोहम्मद सलीम बयान देते हैं कि हम रिव्यू पटिशन डालेंगे। अरे सलीम भाई, कब तक मुसलमानों को तुम बेवकूफ़ बनाएंगे? अल्लाह का दिया सब कुछ है, छोड़ दो टीआरएस पार्टी को, लात मारो, आज रिजिग्नेशन दे डालो कि मैं वक्फ बोर्ड की इतनी कीमती ज़मीन को बचा नहीं सका। मुसलमानों से माफ़ी चाहो, कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह का दिया सब है आपके ने, खाने को है, पीने को है, बच्चे बड़े हो गए, एक से एक गाड़ी है। क्यों अपने ज़मीर को धोखा दे रहे हैं? क्यों अपनी आखिरत को तुम खराब कर रहे हैं? आज बयान दे रहे हैं कि मैं रिव्यू पटिशन डालूंगा। क्या होता बताओ आप रिव्यू पटिशन से? बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद के जो वकला है जफर याब जिलानी वगैरह यही बोले कि हम रिव्यू पटिशन डालेंगे। क्या हुआ रिव्यू पटिशन का बताइए? क्या बाबरी मस्जिद मुसलमानों को वापस मिल गई? ये जायदाद मिलने वाली नहीं है, चुप चॉकलेटा दे रहे हैं ये लोग। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बयान दे के चॉकलेट दे रहे हैं आप लोगों को, अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं आप ऐसे बयान देकर। खुदारा मत दीजिए। क्या आप बताइए कि आपके पास कोई ऐसा हुंडी का पैसा है? आप हुकूमत से डर रहे हैं? आप क्यों इख्तिदार के इतने लालची हो गए? रिज़ाइन दे दो, आप बोल दो कि आई हैव फेल्ड एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मैं फेल हो गया। ये 50,000 करोड़ की मुसलमानों की अमलाक बचाने के लिए मैं अपनी सियासी ज़िंदगी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं टीआरएस की रुकूनियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आप घर में बैठ जाओ, मुसलमानों के दिलों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर 10 मुस्लिम लीडर टीआरएस के अगर इस्तीफ़ा दे दिए, महमूद अली जाके चीफ मिनिस्टर को अपना होम मिनिस्टर का रिजिग्नेशन, एमएलसी का रिजिग्नेशन, टीआरएस की रुकनीत अगर वापस कर दिए तो 24 घंटे में ज़मीन वापस आती। लेकिन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि इनको जो है इक़्तिदार पसंद है। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि तुम इक़्तिदार पर थे या नहीं थे। मरने के बाद में लैंको हिल्स की ये जो दरगाह हुसैन चावली की ज़मीन के ऊपर तुम्हारी क्या नुमाइंदगी थी महमूद अली? रोज़े मैशर होगा, अल्लाह के दरबार में तुम रुजू होंगे। मुसलमाना ने तेलंगाना पुकार पुकार कर बोलेंगे कि ये होम मिनिस्टर थे महमूद अली, ये मोहम्मद अली शब्बीर चेयरमैन थे, ये उलमा मशाइखीन थे, ये असदुद्दीन थे और ये अकबरुद्दीन थे। और हमारी 50,000 की ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन बह गई, चले गई हाथों से। हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में बड़े बड़े तकारीर हो रही, बड़े बड़े बातें हो रही, लेकिन यहाँ पैरों में से ज़मीन निकल गई। 50,000 करोड़ की असदुद्दीन ओवैसी, मॉरल, यू टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क़यादत फेल हो गई। बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बड़े बड़े बातें करते ना, अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ चैम्पियन बनते, असेंबली में चीखा मारते। सीएम साहब थोड़े दिन पहले बोले कि मैं वक्फ की जायदादों के ऊपर सीबीसीआईडी इंक्वायरी करूँगा, बोल के 3 महीने हो गए, जियो नहीं निकला। आज की तारीख तक एक वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जियो नहीं निकला। आज की तारीख तक एक वक्फ प्रॉपर्टी की सीबीसीआईडी इंक्वायरी नहीं की गई। तो आप बतलाइए, आज हमको आगाह रहना चाहिए। ये अकबरुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकारीर, ये असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकारीर, ये हमारे उलमा मशाइखीन की तायद, ये जमात इस्लामी की हामिद मोहम्मद खान की तायद टीआरएस को, ये आज हमको नुकसान दे दी। ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के झूठे वादे, झूठे बातें, ये महमूद अली की झूठी तारीफ, आज पूरे तेलंगाना के मुसलमानों का 50,000। अरे कोई हमको दिया सो नहीं है, ये हमारे आबोदात की ज़मीन है, हम जो है इसकी तहफ़्फ़ुज़ करने में हम नाकामयाब हो गए। आज भी अगर मुसलमानों को शऊर आना चाहिए, सियासी शऊर जब तक नहीं आएगा, हम ऐसे और नुकसानात उठाने के लिए हमको राज़ी होना चाहिए। 5 मसाजिद गिर गए, कोई सी के मुंह में ज़बान नहीं है। फिर इलेक्शन आता, कल आते फिर याली दूल्हा, फिर सोशल मीडिया पे आ जाते, एमबीटी क्या करी बताओ, एमबीटी क्या करी बताओ। अरे आज तुम सवाल, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ जो एमबीटी से सवाल कर रहे हैं। कल कौन गया? यही अमानुल्लाह खान का बेटा, यही अमजदुल्लाह खान, यही मजलिस बचाओ तहरीका। सबसे पहले शामिर पेट की मस्जिद पे पहुंचने वाले का नाम अमजदुल्लाह खान। जब आपके अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई, कौन गए थे सबसे पहले? मैं मौलाना नसीरुद्दीन। जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, अवाम के सामने बात को लाने वाले का नाम अमजदुल्लाह खान।
आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस बचाओ तहरीक क्या करी, ये उनके लिए सबक है, लिख के रख लो, अपने दीवार पर चिट्ठी लगवा लो। आने वाले इलेक्शन में टीआरएस का मुंह अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा फैसला होगा, जितने टीआरएस का साथ दे रहे हैं, जितने टीआरएस का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग साथ दे रहे हैं, ये जो हमारी आज 50,000 करोड़ रुपए की ज़मीन का हम केस हार गए, कई लोगों को नहीं मालूम, वास्ता ही नहीं है लोगों को। अरे अपन अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ है, इतने परेशान हैं कि सुबह खाए तो शाम में खाने को नहीं है। 50,000 की करोड़ की ज़मीन चले जान दो, मस्जिद को शहीद हो जान दो, हमको वास्ता ही नहीं है। पुराने शहर के ख़ास तौर मुसलमानों को तो कोई वास्ता नहीं है। अजलाओं में तो क्या हाल है नहीं मालूम। मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर ये 50,000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और हाई कोर्ट ऑर्डर, यू शुड रिटर्न दिस लैंड। अगर आप ये ज़मीन वापस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मुकाबला करना पड़ेगा मुसलमानों से। मरने के बाद में तो अल्लाह ने आपको जवाब देना है। जितने भी लोग टीआरएस का साथ दे रहे हैं, खुदारा आज मेरी ये फिर से बात सुन लो कि अगर आज भी नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में अल्लाह को आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।